नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास बीए सेकंड सेमेस्टर की दूसरी क्लास के बारे में। इससे पहले क्लास संख्या 1 के बारे में मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा। बहुत ही बारीकी के साथ हमने आपको समझाया था। इल्तुतमिश के पहले जो शासक हुए हैं इल्तुतमिश से, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और मोहम्मद गौरी का गुलाम मतलब मोहम्मद गौरी गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो आज हम चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के बारे में, गुलाम वंश का एक और शासक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूँकि गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर बात करेगा तो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने चांदी के और आप देखते हैं और तमाम प्रकार के सिक्के भी चलवाए, जीतल और ऐसे तमाम सिक्के का जो है प्रचलन इसने किया, और कई सारे विदेशी आक्रमण से भी एक प्रकार से इसने रक्षा करी भारत की। तो कहीं ना कहीं पे ये भी विदेशी ही था। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया में आपको 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद तीसरी क्लास में हम बलबन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली क्लास में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा। ठीक है, अब दूसरी क्लास आपकी आ चुकी है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। देखिए, इल्तुतमिश के बारे में आप आज के वीडियो के माध्यम से इसकी जो आरंभिक कठिनाइयाँ थी, यानी जब ये गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश शासक बना तो उस समय क्या क्या समस्याएं इसके समय में थीं राज्य में, उस समस्याओं के बारे में देखेंगे। और इसने क्या क्या जो है विजय हासिल करी, किन किन राजाओं को परास्त किया, इसके बारे में देखेंगे। एक शासक के रूप में क्या इल्तुतमिश सही था? अगर सही था तो उसने क्या क्या किया, क्या क्या उपलब्धियां इसकी रही, इसके बारे में देखेंगे। भारत मुस्लिम में राज्य का मतलब भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, तो क्यों माना जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, सब कुछ बताएंगे। इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन और उसके प्रारंभिक जीवन में जो कठिनाइयां रहीं, खास करके जब वो गद्दी पर बैठा तब की प्रारंभिक जीवन की बात हो रही है। इल्तुतमिश की उपलब्धियों का मूल्यांकन भी देखेंगे, और दिल्ली सल्तनत को संगठित करने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया आखिरकार देखेंगे। ठीक है, चले। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक केवल 4 साल तक ही शासन कर पाया, और इसके बाद में मृत्यु हो जाती है इसकी। पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसका पुत्र जो था आराम शाह, उसका नाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था आराम शाह। वो गद्दी पर बैठा 1210 ईस्वी में सुल्तान बनता है। किंतु ऐबक का दामाद जो था, चूंकि ऐबक का दामाद, ऐबक ने शादी कर दी थी अपनी पुत्री की, किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक की ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ कर दी थी? इल्तुतमिश से। और इल्तुतमिश जो था गुलाम भी था ऐबक का, और जो है शासक भी था। तो ये क्या था? ये गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश जो था बहुत ही प्रतापी था। इसने आराम शाह को पराजित कर दिया। 1210 में गद्दी पर बैठा, 1211 ईस्वी में पराजित कर दिया इसको, और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने? इल्तुतमिश ने स्वयं ने, ऐबक की मृत्यु के बाद। उसने दिल्ली के सिंहासन को गुलाबों का बिस्तर नहीं पाया, उसे अत्यधिक भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। किसको? इल्तुतमिश को। क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत जब ऐबक मरा उसके बाद में एकदम से बिखरा हुआ था, तो इसलिए कहा गया कि दिल्ली के सिंहासन को गुलाबों का बिस्तर नहीं पाया इल्तुतमिश ने, उसने यानी इल्तुतमिश ने। उसे अत्यधिक भयानक परिस्थितियां मिली जिसका सामना करना आराम शाह के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। आराम शाह एक लोकल शासक था, मतलब कि उसका पुत्र था, उतना ज़्यादा प्रतापी नहीं था, उतना टैलेंट उसमें नहीं था जितना इसमें था। तो उसको पराजित करके स्वयं गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश की विजय और उपलब्धियां, क्या क्या विजय हासिल करी इसने। पहली बात, दिल्ली की कमजोर स्थिति उस समय थी जब ये गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो दिल्ली की सत्ता लगभग समाप्त हो चली थी। कोई ना तो दिल्ली का आदेश मानता था, और ना ही दिल्ली के शासक को कोई कर देना पसंद करता था, कोई भी राजा। पंजाब उसका विरोधी था, दिल्ली का बगल में ही था। नसीरुद्दीन कुबाचा ने मुल्तान को हथिया लिया। नसीरुद्दीन कुबाचा जो कि गुलाम था मोहम्मद गौरी का, और अपने राज्य की सीमा भटिंडा, कुहराम और श्रावस्ती तक फैला लिया। आराम शाह और इल्तुतमिश के पारस्परिक संघर्ष का फायदा उठा करके जो ये था नसीरुद्दीन कुबाचा, वह लाहौर तक के को अपने कब्जे में ले लिया, और बंगाल और बिहार भी दिल्ली से अलग हो गया था। लखनौती का अली मर्दन स्वतंत्र शासक बन चुका था। यही हाल राजपूत राजाओं का था। इन राजाओं ने गौरी की मृत्यु के बाद ही अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। दिल्ली को कर भेजना बंद कर दिया था। तरह तरह के षड्यंत्रों की तैयारी चल रही थी जो इल्तुतमिश के बिल्कुल विपरीत थी।
और इल्तुतमिश ने इन सभी का सामना किया। तो ये दिल्ली का संघर्ष ये था। दूसरी जो सिचुएशन थी इसके समक्ष, वो सिचुएशन थी एल्दोज से संघर्ष। इल्तुतमिश काफी सूझबूझ वाला व्यक्ति था। उसने दिल्ली की सत्ता को कमजोर देख करके अपने प्रबल प्रतिद्वंदी तथा स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह समझने वाले एल्दोज से समझौता कर लिया। जो एल्दोज जो हिंदुस्तान का अपने आप को बादशाह घोषित कर रहा था, उससे समझौता कर लिया। उसका प्रतिद्वंदी भी था, पहले संघर्ष चलता रहता था, फिर लेकिन उस संघर्ष को भुला करके उसने हाथ मिला लिया उससे। उसने एल्दोज की अधीनता स्वीकार करने का नाटक किया और उसके द्वारा भेजे गए छत्र और दंड आदि को स्वीकार भी कर लिया। कुबाचा के खिलाफ एल्दोज को लड़ा दिया। यानी कुबाचा जो कि इसके कई राज्यों पर कब्जा कर लिया था, कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था जो एल्दोज कुबाचा था, ठीक है। और चूंकि कुबाचा और एल्दोज दोनों जो थे ये संबंधी थे किसके, मतलब दोनों कहीं ना कहीं पे मतलब गुलाम थे किसके, मोहम्मद गौरी के, यानी इल्तुतमिश के टक्कर के थे दोनों। लेकिन जब इल्तुतमिश मर गया तो उसके शासक उसके पुत्र आराम शाह ने पाया, और आराम शाह चूंकि योग्य नहीं था तो इसके लिए इल्तुतमिश ने कमान संभाली उसको पराजित करके। ऐसे में क्या हुआ कि जो और गुलाम थे जो फनफना रहे थे, उनमें इल्तुतमिश ने नीतियां अपनाई या फिर दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं कि एल्दोज से मिल जाते हैं, और जो उधर वो गजनी वाला एरिया कब्जा करके रखा है पूरा, क्या नाम है उसका, एल्दोज। तो एल्दोज कुबाचा के खिलाफ जो है, मतलब कि कुबाचा वहां पर गजनी और ये सब इलाका लाहौर वगैरह पूरा कब्जा करके रखा, तो उसको हराने के लिए जो कहा कि दोनों शक्तियों को भिड़ा दे, बीच में हम जो है माल काट जाएंगे। यही हुआ कि कुबाचा के खिलाफ एल्दोज को लड़ा दिया किसने, इल्तुतमिश ने। और एल्दोज ने कुबाचा के हाथ से पंजाब का राज्य छीन लिया। यानी एल्दोज ने क्या किया, एल्दोज ने पंजाब जो राज्य कब्जा लिया था जो है कुबाचा ने, तो उसको किसने छीन लिया, एल्दोज ने छीन लिया। एल्दोज विजयी रहा। उधर एल्दोज गजनी के ख्वारिज्म के शाह से परास्त होकर के पंजाब भाग गया। इल्तुतमिश तुरंत उसके विरुद्ध कूच कर दिया और उसे परास्त करके सत्ता जो है हासिल कर ली। यानी कि इल्तुतमिश चूंकि हार करके आया था, तो फिर इल्तुतमिश चूंकि मतलब कि ख्वारिज्म के शाह से परास्त होकर कौन आया था, ये एल्दोज। तब एल्दोज चूंकि इससे मिल चुका था, एल्दोज से मिला था पहले, लेकिन फिर जैसे देखा कि भाई अब ये कमजोर है, तुरंत इल्तुतमिश ने इस पर चढ़ाई कर दी अपने दोस्त पर जिससे मिला हुआ था, और उसको परास्त करके सत्ता को उससे खत्म कर दिया। तो ये था इसकी नीति, ये थी इसकी बुद्धिमानी, ठीक है। तीसरा इसके समक्ष क्या था, मंगोलों का भी खतरा इसको सता रहा था। मंगोल आक्रमण का भय भी था। भारत में जिस समय तुर्क साम्राज्य की स्थापना था, उसे मजबूत बनाने का प्रयत्न तेजी से चल रहा था। उसी समय तुर्की सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण का खतरा भी लगातार उत्पन्न हुआ था इनके समक्ष। मंगोल बड़े सूरवीर हुआ थे, लड़ाकू थे। मंगोल यानी चाइना के जो थे वो लोग मंगोल थे। मंगोल बड़े सूरवीर और लड़ाकू थे। ये अपनी पृष्ठभूमि तातरी के पठार से निकल करके अपने नेता चंगेज खां के नेतृत्व में ख्वारिज्म के शाह पर आक्रमण कर दिए थे। ख्वारिज्म का शाह उस समय बहुत ही प्रतापी शासक था और उससे डरते भी थे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक सब डरते थे उससे। यहाँ तक कि एल्दोज ने आक्रमण किया, एल्दोज को भी दबा कर मतलब कि मार पीट करके खेत दिया इसने, ख्वारिज्म के शाह ने। तो चंगेज खां चूंकि बहुत प्रतापी था, बहुत बहुत एक प्रकार से पावरफुल शासक था उस समय। पूरा ये उत्तर वाला एरिया जो था चाइना का, तिब्बत का, ये सब वही कब्जा करके रखा था। चंगेज खां जो था इसने क्या किया, ख्वारिज्म के शाह पर आक्रमण कर दिया। शाह जो है भाग गया, चूंकि मंगोल बहुत ही प्रतापी था। जब शाह भाग जाता है और मंगोलों ने ख्वारिज्म को तहस नहस कर दिया, यानी जो ख्वारिज्म जिससे पूरा तुर्क पूरा साम्राज्य डरता था, वो सब एक प्रकार से नष्ट हो गया। ख्वारिज्म जो था वो ख्वारिज्म का शाह जो था पूरा एकदम से समाप्त हो गया, उसको पराजित कर दिया मंगोलों ने, इसकी सेना ने, चंगेज खां की। मंगोल बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ख्वारिज्म के शाह का बेटा भाग करके पंजाब चला आया और मंगोल भी उसका पीछा करते करते भारत की तरफ चल पड़े। तो ख्वारिज्म के शाह का जो लड़का था उसी को पिछवाने के लिए भारत तक भी जो है मंगोल आ गए थे। राजकुमार मंगबर्नी जो था खोखर सामंत को अपनी पुत्री ब्याह कर उसकी मदद लेना शुरू कर दिया। उसी की मदद से वह जो है कुबाचा को हरा करके पंजाब छीन लिया। अब वह इल्तुतमिश से शरण मांगने लगा, पर इल्तुतमिश चंगेज खां जैसे पराक्रमी को नाखुश नहीं करना चाहता था। जो लड़का भाग करके उनका आया, वो चाहता था कि इल्तुतमिश हमको शरण दे दे अपने राज्य में, लेकिन इल्तुतमिश सोचता था कि अगर मैं शरण दूंगा तो हमारा भी तबाही नाश हो जाए, मतलब कि हम भी नष्ट हो जाएंगे। उसने मंगबर्नी को शरण ना दे करके तटस्थ रहना अच्छा समझा।
जिससे चंगेज खां भारत की ओर नहीं बढ़ा। अगर यहीं पर ये शरण दे देता तो चंगेज खां आक्रमण करता और यहाँ से दिल्ली सल्तनत जो था वो एकदम साफ हो जाता इंडिया से। इस प्रकार उसने तुर्की साम्राज्य की मंगोलों से रक्षा कर ली, एक मतलब उसको शरण ना दे करके। इतिहासकारों का विचार है कि यदि चंगेज खां मंगबर्नी का पीछा करता हुआ भारत में प्रवेश कर जाता तो इस देश का नक्शा ही कुछ दूसरा होता। आज वह तुर्कों की सत्ता को उखाड़ फेंकता और बौद्ध धर्म की स्थापना करता तो शायद भारत की जनता में भारत की जनता में एकदम से घुल मिल जाता, क्योंकि जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म है, वो हिंदू धर्म का ही एक प्रकार से भाग है, हिंदू धर्म से ही निकला हुआ एक पार्ट है। तो ऐसे में वो जनता भी उसमें उतना ज़्यादा उसका विरोध नहीं करती, क्योंकि मुस्लिम सत्ता जो है एकदम से अलग की सत्ता है, मतलब ये इंडिया की सत्ता नहीं है, ये अरबों की सत्ता है। तो ऐसे में उनके रीति रिवाज थोड़े से अलग जरूर आपको दिखते हैं, लेकिन जो बौद्ध वाला रीति रिवाज है वो हिंदुओं से मिलता जुलता है। तो ऐसे में हिंदू लोग उसका विरोध भी उतना नहीं करते जितना मुस्लिम आक्रांताओं का हुआ। ठीक है, कम से कम इस्लाम की तलवार से बौद्ध धर्म बेहतर होता तो कालांतर में इस मिट्टी में घुल मिल जाता। चौथी बात यह थी कि बंगाल की पुनर्विजय। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में बंगाल पर तुर्की साम्राज्य की विजय हो गई थी और उसकी मृत्यु के बाद बंगाल के शासक अली मर्दान ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। चूंकि अली मर्दान एक अत्याचारी शासक था, अतः खिलजी लोगों ने विद्रोह करके उसका वध कर दिया। हुसामुद्दीन रेवाज को बंगाल का शासक नियुक्त किया गया। हुसामुद्दीन ने बिहार को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया और कामरूप प्रदेश तक कर वसूल करने लगा। इल्तुतमिश इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मंगोलों के आक्रमण का भय समाप्त होते ही बिहार जीतने के लिए सेना भेज देता है इल्तुतमिश। ऐबाज ने बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली, चूंकि इल्तुतमिश भी उस समय सत्ता या पावरफुल शासक बन चुका था। युद्ध का हर्जाना तथा कर देने का वचन दिया, लेकिन पुनः विश्वासघात करने के आरोप में सन 1256 ईस्वी में ऐबाज पर आक्रमण करके इल्तुतमिश ने उसे मार गिराया और इस प्रकार सुल्तान के लिए बंगाल की समस्या का भी अंत हो चुका था। यानी इल्तुतमिश ने धीरे धीरे करके एक एक समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया, बंगाल की समस्या को खत्म किया। इस प्रकार से मंगोलों के आक्रमण का जो खतरा था वो भी समाप्त कर दिया उससे मिल करके। ठीक है, पांचवी बात, राजस्थान में राजाओं का स्वतंत्र होना। राजस्थान में राजपूतों ने तुर्की शासन से मुक्त होने का भरसक प्रयास किया। यह विद्रोह ऐबक की मृत्यु के बाद ही आरंभ हुआ। जगह जगह पर राजपूतों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित होने के कारण से दिल्ली का साम्राज्य लड़खड़ा गया, परंतु इल्तुतमिश ने बड़े साहस और धैर्य से काम लेते हुए राजपूतों से निपटने का निश्चय किया। 1226 ईस्वी में उसने सेना लेकर के राजपूताना में प्रवेश किया। उसने रणथंभौर के किले पर अपना अधिकार कर लिया इल्तुतमिश ने, और वहाँ किले की रक्षा के लिए तुर्क सैनिकों को नियुक्त कर दिया ताकि वो किले की रक्षा करते रहें। इसके बाद वह परमारों की राजधानी मंदसौर पर आक्रमण करके उसे भी जीत लेता है। धीरे धीरे वह राजपूतों का दमन करके उनके राज्यों पर अधिकार स्थापित कर लेता है। इल्तुतमिश के रास्ते का सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो राजपूत रियासतें थीं, जिन्हें वह फिर से प्राप्त करने में सफल रहा और उसने एक एक करके सारे राजपूतों की जो कमजोरियां थी उनका फ़ायदा उठा करके उनको परास्त किया, उनको हराने में सफलता प्राप्त करी। ठीक है, हर एक प्रकार के नियम कायदे चला करके राजपूताना की समस्या पर काबू पा लेने के बाद अब उसकी परिस्थितियां कुछ अनुकूल होने लगी थी और इस तरीके से इसने तमाम परिस्थितियों का सामना करना एक प्रकार से किया और सभी परिस्थितियों में अपने आप को अव्वल दर्जे पर ला करके खड़ा किया। छठी समस्या ये थी कि दुआब पर पुनः अधिकार कर लिया। दुआबा मतलब क्या होता है? दुआबा मतलब कि एक क्षेत्र था। इल्तुतमिश के सामने दुआबा की कठिन समस्या थी। दुआबा के लोग भी तुर्की शासन की कमजोरी का लाभ उठा करके स्वतंत्र हो गए थे। इधर बनारस, कन्नौज और बदायूं के कतिपय क्षेत्र तुर्क साम्राज्य से बिल्कुल अलग हो गए थे। इल्तुतमिश दिल्ली की सत्ता संभालते ही दुआबा के हिंदू राजाओं को सीख सिखाने की योजना बना डाली। वह दुआबा को पुनः जीत करके तुर्क साम्राज्य का अंग बना लेना चाहता था। इल्तुतमिश अपनी योजना में अंततः सफल रहा और भयंकर युद्ध के बाद में अपना खोया हुआ राज्य जो दुआबा का था उसको भी जीत लिया। इस प्रकार राजपूतों के दमन तथा दुआबा पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद वह जो था एक बार फिर से भारत में तुर्की राज्य की नींव मजबूत कर डालता है और इसका क्षेत्र या इसका श्रेय केवल और केवल इल्तुतमिश को जाता है। इसीलिए इल्तुतमिश को जो है
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने बेहतर अंदाज में इसके समक्ष कई समस्याएं आई, जिन सभी समस्याओं का इसने डट करके सामना किया और सभी में महारत हासिल करी, और इस तरीके से एक दैवीप्यमान नक्षत्र के रूप में मुसलमानों या तुर्कों के लिए ये निकल करके सामने आया, इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये सारी समस्याओं का सामना किया। अगली पॉइंट हेडिंग डालेंगे, इल्तुतमिश की समस्या और कठिनाइयाँ। देखिए, जहां एक तरफ इल्तुतमिश ने महत्वपूर्ण विजय हासिल करके तुर्क साम्राज्य की लड़खड़ाती नींव को पुख्ता किया, वहीं उसे अनेकों कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। उसे बड़ी बहादुरी के साथ अपने सामने आने वाली कठिनाइयों का समाधान किया, और इनमें कुछ कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। जैसे सैनिक समस्या पहली थी इसके समक्ष। इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी सेना की। उसके सत्ता में आने के पहले सैनिक संगठन कमजोर पड़ गया था। ऐबक की मृत्यु के बाद में सेना दो भागों में बंट चुकी थी। सेना का एक भाग लाहौर और दूसरा दिल्ली में मौजूद हो गया था। इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि सेना का विश्वास पात्र बने, या किस प्रकार से सेना को विश्वास पात्र बनाया जाए ताकि सेना हमारी मदद करे, सेना हमसे घुल मिल करके रहे। लेकिन वह अपनी चातुरी के कारण से दिल्ली और लाहौर की सेना का सच्चा विश्वास पात्र बन गया, और जब उसने सेना को नियंत्रित कर लिया, फिर अन्य समस्याओं को आसानी से निपटाया जा सकता था, क्योंकि सेना अगर आपके अंडर में है, सेना आपकी कहा सुना मानती है, तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन सेना में ही आपका जो है वर्चस्व नहीं, तो फिर आप राजा वो आगे समय तक या लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता। दूसरी समस्या ये भी थी कि अनाधिकार की समस्या थी। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम था। वह अपनी चातुरी और साहस से भले ही सुल्तान बन गया था, पर उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं था। उसको लोग चाहते नहीं थे कि ये शासक बने। उसके पूर्ववर्ती ऐबक को भी इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। वह इससे जरा भी नहीं घबराया, बल्कि बड़े धैर्य से उसका मुकाबला करते हुए यह साबित कर दिया कि उसमें सुल्तान होने की सभी गुण मौजूद हैं, और वह एक वास्तविक सुल्तान है तुर्कों का। कुछ स्वतंत्र तुर्क सरदार तथा अमीर घराने के तुर्क उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिए थे। इल्तुतमिश ने एक एक करके सबका दमन कर दिया। जो जो तुर्क सरदार, जो घराने इसको एक तुर्क सरदार मानने से इनकार कर दिए थे या तुर्क सुल्तान मानने से इनकार कर दिए थे, उन सभी का दमन किया। उन सबको उसे सुल्तान मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन सबको जिसने मना किया था, वो सब बाद में कहने हाँ भैया आप ही सुल्तान हो। ठीक है। इल्तुतमिश के सामने एक समस्या यह भी आन खड़ी हुई थी कि ऐबक के जीवन काल में वह एक साधारण केवल ओहदेदार था। उसके बराबर के पद के कई अन्य तुर्क सरदार भी थे उस समय, जो दिल्ली की गद्दी पर निगाह रखे हुए थे कि जैसे ही ये मरेगा ऐबक, तैसे ही गद्दी पर हम बैठेंगे। इसमें खास करके कुबाचा और अली मर्दान जो थे सबसे प्रमुख थे। लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी ही दूरदर्शिता से सबको धराशाही कर दिया, और अगर जिससे जीतने में सफल नहीं था, उससे दो लोगों को लड़ा करके उनको परास्त करवा दिया, और जब उनकी सत्ता छीन हुई तो उन पर आक्रमण करके उनको हरा दिया। तीसरी समस्या थी सीमा सुरक्षा की। इल्तुतमिश को पश्चिमोत्तर सीमा के सुरक्षा की चिंता सदैव बनी रहती थी, क्योंकि मध्य एशिया से होने वाले आक्रमणों के प्रति सावधान रहना आवश्यक था। ख्वारिज्म के शाह को परास्त करके मंगोल भी भारत की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। अतः सीमा सुरक्षा का कार्य आवश्यक था। इल्तुतमिश को हमेशा मंगोलों का और ख्वारिज्म शाह का खतरा बनाया हुआ था, लेकिन जो है भगवान की मंजूरी उस समय ये थी कि भाई जो ख्वारिज्म का शाह था उससे भी डर लगा रहता था इसको, और इससे भी मंगोलों से। अब मंगोल और ख्वारिज्म के शाह आपस में लड़ गए। मंगोलों ने ख्वारिज्म के शाह को पराजित कर दिया। उसका लड़का जो था वो उसको भाग करके आने लगा कि भाई जो मंगबरनी था कि हमको बचा लो, हमको शरण दे दो। इल्तुतमिश से बोला। इल्तुतमिश ने कहा नहीं प्रभु, हम आपको शरण नहीं दे सकते, आप जाओ यहाँ से, चूंकि अगर हम शरण देंगे तो हमको भी विनाश कर देगा ये। और शरण ना दे करके इसने बड़ा अच्छा किया, और इस वजह से तुर्क सरदार जो मतलब कि तुर्क शासन या जो दिल्ली सल्तनत का था वो बच गया। नहीं तो अगर वो शरण दे देता तो वहीं पर जो है मंगोल यानी चंगेज खां जो था रपटा करके इल्तुतमिश को दौड़ा के मारता, और उसके बाद में पूरा सत्ता जो थी तुर्क वाली समाप्त कर देता। ठीक है। इल्तुतमिश ने बड़े धैर्य के साथ सभी समस्याओं का सामना किया, और जब परिश्रम से खतरा टल गया तो उसने देश में तुर्की राज्य की नींव को मजबूत करने में अपना समय लगाया, और इस तरीके से उसने बड़ा काम किया। एक दूसरा प्रश्न ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहा है इल्तुतमिश को लेकर के कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, विवेचना कीजिए। अथवा इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, विवेचना कीजिए। या फिर भारत में तुर्की राज्य के सुदृढ़ीकरण में इल्तुतमिश ने क्या भूमिका निभाई। ठीक है। तो कई सारी भूमिका इसने निभाई। देखिए, जिस प्रकार मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम शक्ति का संस्थापक कहते हैं, उसी प्रकार दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को मानते हैं।
लेनपुल नाम का इतिहासकार है, वो कहता है कि मोहम्मद गौरी के लिए जैसा ऐबक था वैसे ही ऐबक के लिए इल्तुतमिश था। और इस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से ऐबक के साथ मोहम्मद गौरी के साथ ऐबक ने मिलकर के काम किया, ऐसे ही ऐबक के साथ इल्तुतमिश काम कर रहा था। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐबक से सीखा भी था ये। ठीक है, वह पहला तुर्की सुल्तान था जिसने भारत में राज्य किया, क्योंकि उससे पूर्व न ऐबक के सिक्के और न सुल्तान उपाधि के चिन्ह प्राप्त होते हैं। क्योंकि ऐबक ना तो सुल्तान की उपाधि धारण करता था, वो किसने काजी की उपाधि धारण करी थी, और ना ही उसके कोई सिक्के चलते, मतलब सिक्के चलाए थे। 1211 ईस्वी में वह दिल्ली का शासक बन जाता, दिल्ली मतलब कि दिल्ली का। उस समय कोई संगठित राज्य नहीं था, कुछ छोटे मोटे राज्यों का समूह मुस्लिम राज्य कहलाता था इल्तुतमिश के समय में। ऐबक की मृत्यु के पश्चात भारत में मुस्लिम राज्य की एकता समाप्त हो गई थी। ऐबक का लड़का आराम शाह 1213 में गद्दी पर बैठा, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे, मतलब 1211 में गद्दी पर बैठा, 1212 में तो यही गद्दी पर बैठ गया था। इल्तुतमिश ने उसे हरा दिया और इल्तुतमिश सुल्तान होने के पहले बदायूं का गवर्नर था। दिल्ली के सरदारों ने उसका समर्थन किया था। कुछ इतिहासकारों ने इल्तुतमिश को अनियंत्रित या अनियमित रूप से गद्दी हड़पने वाला बतलाया है कि उसने नियम का उल्लंघन किया है और जबरदस्ती गद्दी पर बैठ गया था, क्योंकि इल्तुतमिश का राज्य पर जन्म सिद्ध अधिकार नहीं था। लेकिन यह विचारधारा सर्वथा गलत है, क्योंकि डॉक्टर त्रिपाठी कहते हैं कि इल्तुतमिश के हड़पने के लिए कुछ था ही नहीं। उस समय हिंदुस्तान में 4 भिन्न भिन्न स्वतंत्र राज्य थे। कोई नियंत्रित या नियमित सिद्धांत गद्दी पर बैठने का नहीं था उस समय। और उस समय शक्ति उन लोगों के हाथ में रह सकती थी जिसमें संभालने की शक्ति होती थी। और यही कारण था कि इल्तुतमिश में शक्ति थी, आराम शाह में नहीं थी। इस वजह से आराम शाह को हटाया गया, आराम शाह को पराजित किया इसने। देखिए, पहला कारण है जिसको इसको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, प्रारंभिक कठिनाइयाँ। क्योंकि तुर्की सुल्तान का आधिपत्य दिल्ली और बदायूं तक ही सीमित था, अतः राज्य को संगठित करना, विजय करना, उसके अनेक सरदार उसके बराबर के थे। कुबाचा, अली मर्दान, एल्दोज, ऐसे तमाम प्रकार के जो सरदार थे वो कुतुब मतलब कि इल्तुतमिश के एकदम से समकालीन थे, उसके बराबर के दर्जे के थे। तो ऐसे में इसको उभर करके सामने आना एक समस्या, एक जटिल समस्या थी। तो उसने किया, उस समस्या का निपटान किया। राजपूत विद्रोहों का दमन किया। ऐबक राजपूतों को दबाने में असमर्थ रहा। जालौन तथा रणथंभौर स्वतंत्र हो गए थे और ग्वालियर, अजमेर आदि में मुस्लिम शासन की सत्ता समाप्त हो चुकी थी। तीसरी बात, पश्चिमोत्तर सीमांत समस्या भी आप देख रहे हैं उस समय थी। इस समय पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोलों के आक्रमण का भय लगातार बना हुआ था। चंगेज खां के नेतृत्व में मध्य एशिया पर आक्रमण कर रहे थे। पंजाब में खोखर जाति के लोग समस्या बने हुए थे। गजनी के शासक दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित करने की तलाश में थे। इस तरीके से इन सभी समस्याओं का दमन किया और इस वजह से इसको वास्तविक संस्थापक कहना बिल्कुल उचित होता है। और चौथी बात यह है कि केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ इसने बनाया। उसने सुल्तान के महत्व को स्थापित करना तथा केंद्रीय प्रणाली का जो है इसने एक प्रकार से नियमन किया और उसको आगे बढ़ाया केंद्रीय प्रणाली को। और इस तरीके से जो ये था क्या नाम है इसका, इल्तुतमिश, इसने तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना किया और उस वजह से इसने अपने बलबूते पर इस साम्राज्य को खड़ा किया। क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा 1210 में, तब उस समय पूरा राज्य बिखरा हुआ था। 4 छोटे छोटे मतलब या 4 जो गुलाम थे वो अलग अलग तरीके से अपने शासन कर रहे थे। सब अपने मतलब सब शासन की जो है सत्ता को अपने हाथों में लेना चाहते थे। लेकिन ऐसे में इसने आगे निकल करके सभी समस्याओं का दमन किया और एक नए साम्राज्य की स्थापना आप मान सकते हैं, या वास्तविक तौर पर इसने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी इल्तुतमिश ने। गुलामों गुलाम था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से कुतुबुद्दीन मतलब कि इल्तुतमिश के बारे में आपने जाना। तो ये था बेटा इल्तुतमिश, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगली क्लास जो होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किसके बारे में, बलबन के बारे में। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद में बलबन जो है वो गद्दी पर बैठता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसने इल्तुतमिश ने एक और किया था, तुर्कान चहलगानी की स्थापना करी थी। ठीक है, जिसमें विश्वास पात्र गुलामों को उसने एक प्रकार से 40 योग्य और बुद्धिमान जो लोग होते थे उनका 40 तुर्क सरदारों की स्थापना करी थी, ताकि कोई दिक्कत ना हो और उसको लोग जो है उसकी मदद करें। ठीक है, तो इस तरीके से इसने भी बड़ा काम किया था। तो कहीं ना कहीं पे ये बड़ा ही जो है फेमस शासक हुआ इल्तुतमिश। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे।